हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 12th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है जिसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले अब हेडिंग देते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये है आपका फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। एक सॉलिड के क्या क्या खास पॉइंट है, ये चीज़ जानना आपको जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक सॉलिड्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जिसकी वजह से एटम्स क्या होते हैं? टाइटली हेल्ड होते हैं और वो फ्री नहीं घूम सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एटम्स आर टाइटली हेल्ड एंड दे कैन नॉट मूव फ्रीली। इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से कि एटम टाइटली हेल्ड होंगे और फ्री घूम नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि एक सॉलिड का डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एक सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और उसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। खास वॉल्यूम होगा और एक खास शेप होगा जो कि चेंज नहीं करेगा एक नॉर्मल कंडीशन पर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जरा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड का, कि इसके पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब एक सॉलिड के पास कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होता है? नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ पे समझ लो। मान लेते हैं ये एक सॉलिड है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर लिख लें कि क्या होता है? रिडक्शन। ये होता है रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब फोर्स को लगाकर एक सब्सटेंस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना। तो ये काम सॉलिड में नहीं होता है, रिड्यूस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब। तो ये 3 पॉइंट्स जो सॉलिड से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इन बातों को लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। इसको पहले आप नोट कर लें। अब जरा देखो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टाइप्स। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड 2 तरह से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला सॉलिड होता है जिसका नाम है मेटालिक सॉलिड। अब जरा देखो ध्यान से कि वो कौन कौन से मेटालिक सॉलिड होते हैं। तो आपको तो पता होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मेटालिक सॉलिड। जैसे कॉपर हो गया, Fe हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आपके क्या है? मेटालिक सॉलिड है। अब मेटालिक सॉलिड में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो मेटालिक बॉन्ड इज देयर। मतलब इसमें क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है?
मेटालिक बॉन्ड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो ये समझना है, ये क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोर एंड कर्नेल। कोर और कर्नेल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड कहाँ होता है, मेटालिक सॉलिड के अंदर होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोर एंड कर्नल का मतलब क्या होता है। तो पहले आप इतना नोट करें, इस बात को मैं कोर और कर्नल के बारे में मैं समझा रहा हूं। चलिए अब जरा देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम। सोडियम आपका क्या है, मेटालिक सॉलिड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिलीज करेगा। जैसे रिलीज करेगा तो Na पे +1 और ये एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए ताकि ऑक्टेट पूरा कर ले। और आप यहाँ पर जानते हैं कि देखो ध्यान से, ये Na+ को हम लोग बोलते हैं, इसी का नाम हम लोग देते हैं कर्नेल। क्या नाम देते हैं, कर्नेल। और इस 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है, इसी का नाम हम लोग देते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल के अंदर ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सोडियम मेटल का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, Na+, ये Na+, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Na+, ये आपका Na+, और ये आपका Na+, और ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, नीचे भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे। तो बताओ, इस कोर इलेक्ट्रॉन और ये कर्नल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये प्लस वाला कर्नल, ये कोर, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका सोडियम सॉलिड मेटालिक बॉन्ड से आपका बना रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड कहाँ होता है, इन मेटालिक सॉलिड, ये होता है मेटालिक सॉलिड में, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो कोर और कर्नल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब कुछ खास पॉइंट लिखते हैं कि जरा देखना ध्यान से, मेटालिक सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। उसके बाद से क्या लिख सकते हैं आप लोग कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये आसानी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा, इसका मूवमेंट भी ईजिली होगा। तो ये पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है मेटालिक सॉलिड से रिलेटेड। अब चलते हैं सेकेंड टाइप के क्या सॉलिड है वो देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का सॉलिड, जिसका नाम है आयोनिक सॉलिड। क्या नाम है जी, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो देखो, आयनिक बॉन्ड जो आपका होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अब यहाँ पे हो जाएगा केटायन एंड
एनायन, केटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड लगता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है NaCl, बताइए NaCl में क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो इसी Na प्लस में और Cl माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है और ये NaCl सॉलिड बन गया है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो MgCl2, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं आपके आयनिक सॉलिड हैं। K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये सब आपके आयनिक सॉलिड है, मतलब जिसमें आयंस मौजूद हो, केटायन और एनायन मौजूद हो, उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। और इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो केटायन और एनायन जिसमें होगा उसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं, उसी को आयनिक कंपाउंड भी हम लोग कहते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें एक और पॉइंट लिखिए कि ये क्या होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन किस स्टेट में, इन एक्वस फेज या मोल्टेन फेज में। तो एक आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है तब जब उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल के उसको डिजॉल्व कर देंगे, तब करंट पास कराएंगे। तुम ये बताओ कि एक बोरा नमक है और उसे तुम वायर लगा के करंट पास करोगे तो पास करेगा? नहीं करेगा, जब तक कि उसको हम नमक को पानी में घोल ना दें, क्योंकि फ्री आयंस मिलेंगे और एक आयनिक कंपाउंड से जब करंट पास कराएंगे तो ये करंट ड्यू टू फ्री आयंस के थ्रू पास होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपके कुछ बात हो गया आयनिक सॉलिड से रिलेटेड कि आयनिक बॉन्ड होते हैं और ये एग्जाम्पल्स होते हैं और ये इसके खास पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब जरा देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप का सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं कि जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। ये चीज़ देखा जाता है कि मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड्स गैसियस स्टेट वाले कंपाउंड में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और वो हार्ड और वो बहुत बेहतरीन सॉलिड भी कहलाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका नाम क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिर्फ सिलिकॉन भी बोल सकते हो, और सिलिका, ये आपके कोवैलेंट सॉलिड हैं। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली गैसेस हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड बट सम कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाईली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन वो हाईली क्या हो जाते हैं, हार्ड होते हैं और बेहतरीन सॉलिड कहलाते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है 3D कोवैलेंट नेटवर्क। 3D कोवैलेंट नेटवर्क ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या है, 3D कोवैलेंट नेटवर्क। ये 3D कोवैलेंट नेटवर्क इन सारे एग्जाम्पल्स में पाए जाते हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में 3D कोवैलेंट नेटवर्क पाया जाता है। ये क्या होता है, जैसे देख लो ये कार्बन, हर कार्बन से 3 कार्बन निकलेगा, हर कार्बन से कितना, 3 कार्बन। यहाँ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, फिर हर कार्बन से 3 कार्बन निकलेगा। इसी बॉन्ड को बोलते हैं 3D कोवैलेंट नेटवर्क। क्या बोलते हैं, 3D कोवैलेंट नेटवर्क। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। तो 3D कोवैलेंट नेटवर्क को हम लोग जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और ये काफ़ी अच्छा सॉलिड कहलाता है और ये सब जाते हैं किसमें, कोवैलेंट सॉलिड में। आगे लिख सकते हो कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कि डायमंड है तो खतरनाक मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हमेशा करें कोई ज़रूरी नहीं है।
जैसे डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, लेकिन वही ग्रेफाइट से हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो करंट को फ्लो करा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं कराएंगे, तो इसीलिए हम लिखे हैं कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कोवैलेंट सॉलिड स्टेट में तब पा रहे हैं जब इसके अंदर 3D कोवैलेंट नेटवर्क है। ये 3D कोवैलेंट नेटवर्क है, इसी को बोलते हैं हम लोग जाइंट मॉलिक्यूल। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो ये जरा देखो ध्यान से, अब हम लोग 4th टाइप का सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कौन सा फोर्स होता है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को छोड़कर बाकी जो भी सॉलिड होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। H2O देखने में लग रहा है कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, लेकिन ये जब ये सॉलिड बनाएगा तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन खुद इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट सॉलिड नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं H2O के, तब जाके ये आइस में कन्वर्ट होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। ठीक है। हाँ, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आर्गन सॉलिड, CO2 सॉलिड, बोरिक एसिड सॉलिड, H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, I2 सॉलिड, ये सब होते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये ना आयनिक है, ना मेटालिक है, ना कोवैलेंट है। देखो, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अब I2 सॉलिड देखो, ये क्यों सॉलिड में पाया जाता है? I सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I, ये एक I2 का मॉलिक्यूल है, ये एक I2 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये I2 पास में आएंगे अट्रैक्शन के थ्रू, जिसका नाम है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका मोलर मास ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड में चला जाएगा, क्योंकि मोलर मास बढ़ने से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अब देखो, ये F2 गैस, F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये गैस में जाएगा। क्यों गैस में जाएगा? क्योंकि I2 के कंपेयर में F2 का मोलर मास कम है, इसलिए ये गैस में चला जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। जरा इसमें एक पॉइंट और देख लो, जैसे देखो ये H2O आइस कैसे बना होगा। H2O का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये H2O का मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा तो पास में आएंगे, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इस H2O के अंदर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे तभी तो सॉलिड में जाएंगे, इसलिए कोवैलेंट सॉलिड नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहाँ पे किस बॉन्ड के थ्रू आएंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे जो हम एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे P4 सॉलिड हो गया, ठीक है, S8 सॉलिड हो गया, CO2 सॉलिड हो गया, इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन H2O सॉलिड, बोरिक एसिड, H3BO3 सॉलिड, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? H बॉन्ड। कौन सा? H बॉन्ड। तो ये फर्क है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ नहीं है वहाँ पर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये 4 टाइप्स के सॉलिड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें एक पॉइंट ये लिखिए, लिखना ये है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या H बॉन्ड जो होता है, ये क्या है? ये वीकर देन मेटालिक आयोनिक कोवैलेंट। मतलब ये मेटालिक आयनिक कोवैलेंट से कमज़ोर बॉन्ड है, इसलिए ये कमज़ोर है तो कमज़ोर सॉलिड बनेगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, इससे करंट पास नहीं करता है। ठीक है।
तो इन सब बातों को ज़रा देख लेंगे। 4 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख चुके हैं। हम लोग अब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, सबसे पहला सॉलिड का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स विच हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, इस सॉलिड के अंदर रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। रेगुलर पैटर्न आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर कंसिडर एज ट्रू सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम रखा गया है जिसका नाम है ट्रू सॉलिड। तो बस इतना, एकदम बहुत ही आसान है जी, एकदम बहुत आसान, कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? रेगुलर होगा, रेगुलर पैटर्न में। उसका नाम क्या रखा गया है? ट्रू सॉलिड। अब इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं? दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा एक तो रेगुलर होगा, रेगुलर में कितना होगा? लॉन्ग रेंज तक, एकदम पूरे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर फॉर्म में होगा। तो बताओ ये पार्टिकल एकदम चिपके हुए होंगे, क्यों चिपके हुए होंगे? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी करीब रहते हैं। और बताओ रेगुलर पैटर्न में है कि नहीं? लॉन्ग रेंज तक रेगुलर पैटर्न में होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब मेल्ट किया जाएगा लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको ठंडा करके सॉलिड में लाया जाएगा, तो वो स्लो कूलिंग होकर सॉलिड में आता है। धीरे 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 ठंडा होगा और सॉलिड में आ जाएगा। जब सॉलिड में आ जाएगा तो उसको बोला जाता है स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड। तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड। यही सी बात है कि जो स्लो काम करेगा तो कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड होगा। इसीलिए आराम से कोई काम किया जाता है तो पार्टिकल्स का यहाँ पर अरेंजमेंट देख लो, रेगुलर हुआ है। आज खूब जल्दी ठंडा हो जाता तो जल्दी के काम शैतान का जो हम लोग बोलते थे पहले, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है, जो आगे गड़बड़ होगा। तो इसमें क्या है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होगा। इसका मेन वजह क्या है कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड। आप इसको छाप लीजिए, फिर अभी और भी इसका प्रॉपर्टीज जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब जरा देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहेगा कि इतना दिया जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है? फिक्स्ड, या उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चौथा प्रॉपर्टी कि दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि डैट इज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? अलग अलग। इसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज है एनआइसोट्रॉपिक जो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर। अलग अलग डायरेक्शन पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल्स पहले लिख लीजिए कि क्रिस्टलाइन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो आप मेटालिक सॉलिड पढ़े हैं? बिल्कुल सर, मेटालिक सॉलिड आप पढ़ाए हैं। तो जितने भी मेटालिक सॉलिड है सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। जैसे देख लो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन है। आयनिक सॉलिड तुम पढ़े हो? बिल्कुल सर, आयनिक सॉलिड पढ़े हैं हम लोग, जिसमें NaCl था, जिंक सल्फाइड था, ये सब आयनिक सॉलिड था। तो जितने भी आयनिक सॉलिड है सब क्रिस्टलाइन है। आप कोवैलेंट सॉलिड पढ़े होंगे? कोवैलेंट सॉलिड, बिल्कुल सर, आप कोवैलेंट पढ़ा चुके हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये कोवैलेंट सॉलिड है। तो ये भी क्रिस्टलाइन में ही आता है। मोलिक्यूलर सॉलिड भी क्या आता है? किस में आता है? क्रिस्टलाइन में। मोलिक्यूलर सॉलिड जैसे H2O सॉलिड, CO2 सॉलिड,
ये सब किस में आते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और ये 4 टाइप्स के जो सॉलिड आप पढ़ चुके हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए। तो एक तो सॉलिड आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4, मेटालिक, आयोनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। और एक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के? तो वो भी 4, मेटालिक, आयोनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके 4 टाइप्स को होते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो सब क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। और एन आइसोट्रॉपिक को हम समझाते हैं एक डायग्राम बनाकर, आप पहले अच्छे से इसको नोट कर लें। तो देखो, आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है, आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन। तो एक हम आयनिक सॉलिड का पैकिंग दिखाते हैं, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आयनिक सॉलिड में केटायन एनायन होते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं। इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दो, अल्टरनेट साइन बदलते जाओ, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इधर फिर क्या कर दो? प्लस, ये क्या हो गया? माइनस, ये क्या हो गया? प्लस, ये माइनस, प्लस, मतलब पॉजिटिव निगेटिव ऐसे बोलिए। ये एक आपका आयनिक सॉलिड है। तुम बताओ, अगर हम इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो बताओ इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? एनायन मिल रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएं तो इधर केटायन भी मिल रहे हैं और साथ साथ एनायन भी मिल रहे हैं। और इस डायरेक्शन में हम आ जाएं तो इधर क्या मिल रहा है? केटायन मिल रहा है। तुम बता, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जाहिर सी बात है कि आयनिक सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो केटायन एनायन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एनायन मिल रहा है। तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होगा जो केटायन एनायन पर डिपेंड करेगा, तो वो इधर मिलेगा। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो सिर्फ केटायन पर डिपेंड करेंगे तो इधर मिलेंगे, एनायन वाले उधर मिलेंगे। तो एक ही सॉलिड के अंदर डायरेक्शन बदल जाने से प्रॉपर्टी बदला कि नहीं बदला, इसी को बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जो क्रिस्टलाइन के अंदर होता है। और हम क्रिस्टलाइन का आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाए हैं। और यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी का बात हो रहा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि एन आइसोट्रॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे तो ज़रा देख लो ध्यान से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी बात हो सकती है। चौथा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये आपके 3 जो है बहुत फेमस फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इस सॉलिड में इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा तो इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम जानते हो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में एक डायरेक्शन से करंट का फ्लो हो सकता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से करंट का फ्लो नहीं होता है। तो बताओ डायरेक्शन पर डिपेंड किया कि नहीं किया? तो ग्रेफाइट आपका क्या है? कोवैलेंट सॉलिड है। और इसके अंदर बताओ करंट का ही फ्लो अगर देखा जाए तो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एक तरफ से करेगा एक तरफ से करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी को बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो इन बातों को नोट कर लें। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टाइप का सॉलिड, जिसका नाम है एमरफस सॉलिड। अब जरा देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का सॉलिड, जिसका नाम है एमरफस सॉलिड। ठीक है, एमरफस सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड्स विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड या रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता, फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होता, इधर उधर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एमरफस। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लो क्या है कि दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होगा कि जरा यहाँ पर देख लो, सबसे पहली बात ये है कि पार्टिकल्स का बताओ अरेंजमेंट एक फिक्स्ड पैटर्न में है क्या? बिल्कुल नहीं है, इधर उधर है ना। लेकिन इस इधर उधर में शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट मिल सकता है। देख लो, ये पार्टिकल्स हैं,
यहाँ शॉर्ट रेंज में एक फिक्स्ड पैटर्न में है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिक्स्ड पैटर्न में नहीं है। आगे देखिए, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लिक्विड। इन सॉलिड को अगर हम एमरफस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, उसको ठंडा करें, जल्दी सडनली रैपिडली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जब रैपिडली सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इधर उधर बिखरे हुए होंगे। जल्दी का काम शैतान का, जब शैतान वाला काम होगा तो पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे। इसीलिए इसी रैपिड कूलिंग की वजह से इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में रेगुलर था। दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, इसको ट्रू सॉलिड नहीं बोला जाता है। ट्रू सॉलिड किसको बोला जाता है, क्रिस्टलाइन को। दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब लिक्विड से बहुत ही जल्दी ठंडा होकर ये बनते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका एक और नाम है स्यूडो सॉलिड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए सुपर कूल्ड लिक्विड्स किसको बोलते हैं, तो एमरफस को। स्यूडो सॉलिड किसको बोलते हैं, तो एमरफस को। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। एक और प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। लो कि दे हैव आइसोट्रॉपिक, दे हैव नहीं, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब कि डेट इज सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल, कौन सा, फिजिकल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी कर लो, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करे। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या था, एन आइसोट्रॉपिक था, वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन एमरफस क्या है, आइसोट्रॉपिक है, इसमें डायरेक्शन पर डिपेंड बात नहीं चलती है। ठीक है, ये डायरेक्शन पर इंडिपेंडेंट होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि प्लास्टिक, अभी आपको लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल चलो लिख देते हैं, पहले एग्जाम्पल्स को हम लिख देते हैं फिर हम बताते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब क्या, कौन से सॉलिड कहलाते हैं, ये सब आपके एमरफस सॉलिड हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि प्लास्टिक को जब तुम लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो कितना जल्दी ठंडा होता है, रैपिड कूलिंग होता है उसका। ग्लास का भी रैपिड कूलिंग होता है, रबड़ का भी रैपिड कूलिंग होता है, ये सब एमरफस में आते हैं। और तुम बताओ कि ग्लास में तुम कहीं से भी करंट पास कराओ नहीं करेगा पास, तुम रबड़ में कहीं से करंट पास कराओ नहीं करेगा, प्लास्टिक में कहीं से करंट पास कराओ नहीं करता है। तो बताओ क्या डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, कहीं से पास कराइए नहीं करेगा। इसलिए ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता डायरेक्शन पर डिपेंड, जैसे देख लो, ये आपके मान लेते हैं ये पार्टिकल्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट। सबको पता है कि एमरफस में पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। अब तुम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जाओगे तब भी पार्टिकल्स मिल जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तब भी पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी जो मिलेगा इधर वही प्रॉपर्टी इधर भी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि लोगों को तो पूरे बिखार दो, इधर भी लोगों को भेज दो, इधर भी लोगों को भेज दो, उधर भी लोगों को भेज दो, इधर भी जाओगे तो लोग मिल जाएगा, इधर भी जाओगे तो लोग मिल जाएगा, आगे भी जाओगे तो लोग मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को एक इर्रेगुलर पैटर्न में सजाए हो इधर उधर। लेकिन लोगों को क्या कीजिए, एक लाइन में सजाइए, तो उधर ही जाइएगा तभी लोग मिलेगा, इधर जाइएगा तो लोग नहीं मिलेगा। तो ये एनआइसोट्रॉपिक हो गया, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन पूरे अगर बिखर जाएं लोग, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे कहीं भी जाओगे लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब ये आइसोट्रॉपिक है। वैसे पार्टिकल्स पूरे बिखरे हुए हैं, इधर भी प्रॉपर्टी मिलेगा, वही जो मतलब जो प्रॉपर्टी इधर मिल रहा है सेम प्रॉपर्टी इधर भी मिलेगा। इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और प्लास्टिक, रबर, ग्लास जो होते हैं ये किस टाइप के सॉलिड होते हैं, एमरफस। तो एमरफस और क्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लें। अब ज़रा देखते हैं हम लोग ध्यान से
क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, ये दो तरह के मेन सॉलिड आपको मिल चुके हैं। आपके पूरे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड पे चर्चा करना है, एमरफस पे चर्चा नहीं करना है। तो इसीलिए अपने हेडिंग देते हैं जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन कौन से जनरल टर्म्स हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आगे स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड, जिसका नाम है लैटिस पॉइंट। क्या नाम है? लैटिस पॉइंट। देखो ध्यान से, पहले इसका डेफिनेशन देख लो। एटम्स या आयंस ऑब्लिक में मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाई पॉइंट्स। अगर हम एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दें पॉइंट से, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। रिप्लेस्ड बाई पॉइंट्स इन स्पेस। तो एटम और आयंस को हम लोग पॉइंट से रिप्लेस कर दें स्पेस के अंदर, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। जैसे देख लीजिए कि एक सॉलिड का ये एक्चुअल पैकिंग है। कौन सा पैकिंग है? एक्चुअल पैकिंग। ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल पैकिंग है, ये एटम का आपका एक्चुअल पैकिंग है। मतलब ऐसे ही एक सॉलिड के अंदर एटम्स चिपके हुए रहेंगे। तो इतना गोला गोला नहीं बनाकर हम लोग क्या करेंगे, हर गोला के बदले एक पॉइंट मान लेंगे। मान लेते हैं ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम, या ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं। अगर मेटालिक होगा तो एटम होंगे, आयनिक होगा तो आयंस होंगे, मॉलिक्यूलर होगा तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसको हर गोला के बदले में हम पॉइंट से इसको रिप्लेस करते हैं। इसको भी पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, थोड़ा नीचे आएगा, पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, नीचे आएगा, पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, नीचे आएगा। तो इन्हीं पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। तो ये जो आपके सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उसको रिप्लेस करके पॉइंट से दिखा दीजिएगा, तो उन्हीं पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब एक और टर्म डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है स्पेस लैटिस। क्या नाम है? स्पेस लैटिस। ये क्या होता है? तो स्पेस लैटिस जो होता है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस में लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये बताइए ये लैटिस पॉइंट है कि नहीं? लैटिस पॉइंट है कि नहीं? ये भी लैटिस पॉइंट, 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 ये भी लैटिस पॉइंट। तो बताओ, इसका जो ये टोटल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। तो कहानी जरा समझ लो। लैटिस पॉइंट क्या बोलते हैं? एक्चुअल एटम का जो पैकिंग एकदम क्लोज, इस पूरे गोले को आप रिप्लेस कर दीजिए पॉइंट से, हर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। और इन लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट से जो आपको दिख रहा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस, इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। ये जो कि फिर हम एक अलग बना के दिखला दिए हैं, आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जो जनरल टर्म्स है। तीसरा जनरल टर्म क्या है? यूनिट सेल। अब देखो कि एक सॉलिड है, उस सॉलिड के बड़े बड़े एटम्स को हम लोग पॉइंट में रिप्लेस कर देंगे तो एक अरेंजमेंट बनेगा, उसका नाम क्या दिए थे हम लोग? स्पेस लैटिस। उस स्पेस लैटिस में ऐसा छोटा फिगर जो बार बार उस लैटिस में रिपीट करे और पूरे होल लैटिस में रिपीट करे, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और हम एक पूरे सॉलिड पर स्टडी ना करके हम उस यूनिट सेल पे स्टडी कर देंगे तो वो यूनिट सेल पूरे सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ को बता सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग को फीवर हो जाए तो हमारे अंदर ब्लड तो बहुत है, तो जांच घर में जाते हैं तो पूरा ब्लड थोड़ा ना निकलता है हमारे बॉडी से, थोड़ा सा ब्लड निकाल के पूरा खानदान का नाम बताया था क्या आपको बीमारी हुई है, क्या तकलीफ हुई है, पूरा थोड़ा सा ब्लड से।
तो वो थोड़ा सा ब्लड हमारे लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, पूरा हमारे बारे में बता दिया। वैसे ही एक सॉलिड पर स्टडी करेंगे, उसके अंदर छोटा सा यूनिट सेल कंसीडर करेंगे, उसी पर स्टडी कर देंगे, पूरा सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को वो बता देगा। वही बात यहाँ पर लिखा है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, सॉलिड, और इस सॉलिड से हम लोग क्या बना सकते हैं, स्पेस लैटिस, बड़े बड़े एटम को स्पेस लैटिस में कंसीडर कर सकते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब सॉलिड, या इसको स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो, सॉलिड से ही स्पेस लैटिस आता है। विच ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट करता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट, जनरेट्स द होल लैटिस, माने सिंपल कहने का मतलब कि पूरे लैटिस के अंदर, पूरे स्पेस लैटिस के अंदर रिपीट करेगा, इज नोन एज यूनिट सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल की खास बात क्या है कि यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टीज एज इंटायर क्रिस्टल या सॉलिड, क्रिस्टल बोलो चाहे सॉलिड बोलो चाहे स्पेस लैटिस बोलो, एंड देयर आर इनफाइनाइट यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल। एक सॉलिड के पूरे प्रॉपर्टीज को अकेले एक्सप्लेन कर सकता है यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के पास पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। और एक सॉलिड के अंदर कितने होते हैं यूनिट सेल, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होंगे, इनफाइनाइट यूनिट सेल होगा। तो क्रिस्टल का मतलब सॉलिड या स्पेस लैटिस भी यहाँ पर बोल सकते हो। अब इस बात को हम आपको अच्छे से समझाते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे बताइए ये क्या हम बना रहे हैं, सर ये आपने स्पेस लैटिस बनाया है। क्या बनाया है, स्पेस लैटिस। ये आपको छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, सर ये लैटिस पॉइंट है। ये क्या है, लैटिस पॉइंट है। ये लैटिस पॉइंट कैसे बनाया गया है, तो सर बड़ा गोला वाला एटम था उसको पॉइंट में कंसीडर कर लिया गया है। तो बताओ ये क्या है, ये तो सर आप बता चुके हैं, ये लैटिस पॉइंट है। क्या है, लैटिस पॉइंट। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा स्पेस लैटिस। क्या बोला जाएगा, स्पेस लैटिस। इसको कैसे निकाला गया है, तो कैसे पाया गया है, बड़ा बड़ा एटम को पॉइंट में कंसीडर कर लिया गया है। अब इस स्पेस लैटिस में एक छोटा सा फिगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये छोटा सा फिगर। इस छोटा सा फिगर को देखो, ये बार बार पूरे सॉलिड में रिपीट करेगा, और इसी छोटा सा फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा ये पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बराबर होगा। ये छोटा सा जो है ननकी ननकी दिख रहा है, ये अकेले पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा। तो यही यूनिट सेल है। और यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ सॉलिड। एक सॉलिड का प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला अकेला ये इंसान है, अकेला ये बच्चा है जो पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके बेसिस पर हम लोग बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ सॉलिड देख चुके हैं। आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।